हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों को जो पहले जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था उसी के आगे नेक्स्ट स्टेप का डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा। अभी जो आप लोगों को करना है वो करना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ स्टिफनेस और अल्फ़ा सी का कैलकुलेशन करना है। इसके अलावा अल्फ़ा सी और अल्फ़ा सी मिनिमम की वैल्यू निकालनी है, दोनों को कंपेयर करना है और पैटर्न लोडिंग के लिए करेक्शन डिसाइड करना है। ठीक है, तो एक चीज़ और, ये वाला स्टेप आप लोग छोड़ भी सकते हैं अगर कॉलम का लेंथ ना दिया हो। लेंथ मतलब हाइट ना दिया हो कॉलम का, अगर तो आप इसको चाहे तो स्किप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो भी आप इसे स्किप कर सकते हैं। मेनली ये चेकिंग के लिए है और इसमें नॉर्मली जो भी आपको स्लैब वगैरह दिया जाएगा वो इसमें सेफ़ ही होता है। और ये इसका पूरा ज़्यादा इसको हम लोग स्किप ना कर सकते अगर हम लोग इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड से इसको डिज़ाइन कर रहे होते, लेकिन हम लोग कोफिशिएंट मेथड यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स हमें ये स्किप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सीख लीजिए। केसी की वैल्यू देखिए, इसमें दो वैल्यूज़ यूज़ हम लोग अल्फ़ा सी का कैलकुलेट करते हैं। पेज नंबर 55 में, IS कोड में ही पेज नंबर 55 में एक अल्फ़ा सी का वैल्यू दिया गया है। क्लॉज नंबर देख लीजिए 31.4.3.3। इस पे देखिए अल्फ़ा सी का वैल्यू दिया गया है, अल्फ़ा सी इक्वल टू सिग्मा ऑफ के सी डिवाइड बाई के एस, पेज नंबर 55 में। तो इसमें के सी क्या है, के सी जो है वो है फ्लेक्सुरल स्टिफनेस ऑफ द कॉलम मीटिंग एट द जॉइंट। तो फ्लेक्सुरल स्टिफनेस तो आपको पता ही है, के सी जो है वो कॉलम का फ्लेक्सुरल स्टिफनेस है और के एस जो है वो स्लैब का फ्लेक्सुरल स्टिफनेस है। मतलब के एस जो है वो है फ्लेक्सुरल स्टिफनेस ऑफ द स्लैब एक्सप्रेस्ड एज मोमेंट पर यूनिट रोटेशन। ठीक है, तो पहले तो आप लोग क्या करिए, कॉलम का केसी मतलब केसी का वैल्यू कैलकुलेट करनी, स्टिफनेस ऑफ फ्लेक्सुरल स्टिफनेस ऑफ कॉलम कैलकुलेट करते हैं। केसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4EI डिवाइड बाई एल इफेक्टिव, जिसमें से 4E को बिल्कुल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो हमें सिर्फ I कैलकुलेट करना है और L इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग L इफेक्टिव के लिए देखते हैं। L इफेक्टिव के लिए आप उस पे जाइए, IS कोड में पेज नंबर 94 पे जाइए, टेबल नंबर 28 पे देखिए। पेज नंबर 94 में टेबल नंबर 28 देखिए। मैं इसका एक फ़ोटो आप लोगों के सामने, ये देखिए, इस फ़ोटो में देखिए, ये पेज नंबर जो मैंने अभी बताया था वही पेज नंबर है। इसमें आप लोगों को ये बात देखना पड़ेगा। देखिए एल इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट करना वैसे आप लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। चूँकि कॉलम हमारा इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंट अगेन रोटेशन है, तो जो वैल्यू यूज़ की जाएगी वो वैल्यू ये वैल्यू होगी 1.2 टाइम्स ऑफ एल वैल्यू, ये वैल्यू यूज़ होगी। ठीक है, तो एल क्या है, टोटल लेंथ ऑफ मतलब टोटल हाइट ऑफ कॉलम, और 1.2 टाइम्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एल इफेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो आपने एल इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला देख लिया। अब देखिए एल इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं, तो एल इफेक्टिव इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ एल, ये लेंथ यानी ये हाइट आपको ऑलरेडी गिवन है, तो एल इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आई की वैल्यू कैलकुलेट करना। चूँकि हमारा जो कॉलम है वो कैसा है, वो हमारा कॉलम जो है वो स्क्वायर है, यानी हमें BD³/12 फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर इसी जगह हमारा कॉलम स्क्वायर होता तो हमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता। क्योंकि हमारा इसमें विथ भी उसका 500 है और उसका टोटल जो उसका क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है, मतलब 500 और 500 है। कैलकुलेट करने पर हमें आई की वैल्यू ये मिलती है। आई की वैल्यू भी कैलकुलेट हो चुकी है, एल की वैल्यू भी कैलकुलेट हो चुकी है, तो हमें के सी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जो हमारी के सी की वैल्यू कैलकुलेट करने पर आया, ये वैल्यू इतना आया। ठीक है, इसके बाद हम लोग के एस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। के एस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें एल इफेक्टिव निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें ये जो एल ऑलरेडी आपका जो स्पान का लेंथ दिया हुआ है उसे ही हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, तो
अब चूँकि हमारा जो स्लैब का जो पैनल है वो भी हमारा कैसा है, रेक्टेंगुलर नहीं स्क्वायर है, तो इसके लिए भी हमें यही फार्मूला यूज़ करना है। और उसमें अच्छा यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए जो इसमें है। देखिए आपका जो पैनल है उसको अगर आप रिप्रेजेंट करें तो हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका 3D व्यू बनाना चाह रहे हैं। ये ठीक है, ऐसा कुछ पैनल है, ये है पैनल, 5 मीटर इधर है और 5 मीटर इधर है। ये इसका टोटल डेप्थ है 220 mm। ठीक है, तो जब इसमें आप लोगों को B और D का वैल्यू देखना है और L इफेक्टिव देखना है, तो आप लोग कौन सा वैल्यू लेंगे? देखिए जो सेक्शन आया वो सेक्शन ये आया, यानी इस सेक्शन का I आपको कैलकुलेट करना है। तो मतलब ये हुआ B, ये हुआ D, BD3/12, I का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। और इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होती है, चूँकि ये वाला लेंथ जो है वो यूज़ हो चुका है, तो बचा क्या, ये दूसरा वाला लेंथ बचा, इसे हम लोग L इफेक्टिव बोलते हैं। अभी ये वैल्यू आपको डिफरेंस समझ में नहीं आया, लेकिन जब रेक्टेंगुलर के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा डिफरेंस। मान लीजिए ये 6 मीटर होता, 6 मीटर होता, तो ये आपका B, ये आपका D और L इफेक्टिव हो जाता 6 मीटर। अगर ये दो, अभी तो देखिए एक ही साइड हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर ये रेक्टेंगुलर होता तो एक बार हमें इधर के लिए सॉल्व करना होता, दूसरी बार हमें दूसरी डायरेक्शन के लिए सॉल्व करना होता। जब हम दूसरी डायरेक्शन के लिए सॉल्व करते तो ये हमारा B होता, ये हमारा D होता और ये हमारा L होता। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन अभी आप लोगों को इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जो केस अभी चल रहा है वो स्क्वायर का केस चल रहा है, धीरे धीरे आप लोगों को वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या किया, KS की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, L इफेक्टिव का वैल्यू जो है वो 5 मीटर लिया आपने और KS की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अल्फ़ा C का वैल्यू आपने निकाला। अच्छा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया गया है ये देख लीजिए, क्योंकि इसमें इधर क्या है, सिग्मा ऑफ KC है। अभी एक अगर आप स्लैब का पैनल देखें तो एक उसमें आपको यहाँ पर एक कॉलम दिखेगा, यहाँ पर एक कॉलम दिखेगा, तो ये 2 हैं। जब 2 हैं तो मतलब एक का आपने कैलकुलेट कर लिया और दूसरा उसी का 2 टाइम्स कर देंगे तो दोनों का समेशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये इस कॉलम का साइज़ दूसरा, इस कॉलम का साइज़ दूसरा होता तो दोनों को कैलकुलेट करते और दोनों को प्लस करके, लेकिन चूंकि यहाँ पर दोनों कॉलम जो हैं वो सेम साइज़ के हैं, इसलिए हमें 2 टाइम्स करने से काम हमारा चल जाएगा। और स्लैब तो चूँकि एक ही है, उसका पैनल एक ही है, तो हम उसके लिए काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो अल्फ़ा C का वैल्यू आया है वो आया है 2.44 आया है। अभी इस अल्फ़ा C को हम कंपेयर करेंगे अल्फ़ा C मिनिमम वैल्यू के साथ, जो कि हमारा कैलकुलेट होगा L2 और L1 के रेशियो से और इम्पोज्ड लोड और डेड लोड के रेशियो से। जो अल्फ़ा मिनिमम आएगा उससे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा मिनिमम कैलकुलेट करते हैं इम्पोज्ड लोड और डेड लोड के रेशियो के लिए। ठीक है, इम्पोज्ड लोड और डेड लोड। इम्पोज्ड लोड देखिए हमने यहाँ पर 4 लिया है, इसके लिए आप चेक करिए। इम्पोज्ड लोड तो लाइव लोड होता है जो कि ऑलरेडी 4 आपको प्रोवाइड किया गया है, तो इसके लिए आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। डेड लोड की वैल्यू हमने 6.5 लिया है, वो आप लोगों को देखना है। तो डेड लोड की वैल्यू जो है वो 6.5 क्यों ली गई है, क्योंकि ये देखिए ये डिज़ाइन हुआ, रीडिज़ाइन हुआ, ये देखिए 6.5 कैसे लिया है, देखिए यहाँ पे देखिए सेल्फ वेट जो है वो आया है 5.5। और मैंने इससे पहले बताया था ये जो फ्लोर फिनिश होता है इसे भी हम लोग डेड लोड के साथ ऐड करते हैं, मतलब 5.5 + 1 यानी 6.5। यही 6.5 वैल्यू जो है वो इधर यूज़ की जा रही है, ये 6.5 वैल्यू जो है वो यूज़ की जा रही है इम्पोज्ड लोड और डेड लोड के लिए। ठीक है, तो इम्पोज्ड लोड डिवाइड बाय डेड लोड जो आपको वैल्यू मिली वो आपको 0.615 मिली। टेबल नंबर 17 में पेज नंबर 56 में आपको 0.615 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू अल्फ़ा C मिनिमम की निकालनी है। लेकिन जब आप टेबल देखेंगे तो आप देखेंगे कि 0.5 के लिए वैल्यू दी है, 1.0 के लिए वैल्यू दी है, लेकिन
0.615 के लिए वैल्यू नहीं गिवन है। आप लोगों को मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ, मतलब वो जो टेबल है उसका आप डायग्राम देखिए, ठीक है, तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इसमें आप लोग एक चीज़ देखिए 0.5 वैल्यू गिवन है, 1 गिवन है, लेकिन 0.615 नहीं गिवन है। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, चूँकि 0.615 की वैल्यू जो आएगी वो कहाँ पर आएगी, इसके और इसके बीच में ही तो आएगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो अल्फ़ा सी मिनिमम की वैल्यू है यानी 0 और 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है मतलब 0.6, ये दोनों वैल्यूज़ हम लोग यूज़ करेंगे और फिर इसमें हम लोग लीनियरी इंटरपोलेशन करके हम लोग 0.615 की वैल्यू जो है उसके करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा सी मिनिमम की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। वो हम लोग कैसे करेंगे, लेकिन अभी आज देख लीजिए 0.5 पे वैल्यू जो है वो 0 है और 1 पे जो है वो है 0.6 है, ठीक है। इसके बाद का कैलकुलेशन आप लोग को मैं इसमें दिखाती हूँ, ठीक। अभी देखिए 0.5 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू थी 0 और 1.0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू थी 0.6, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम लोग लीनियरी इंटरपोलेशन करेंगे, मैं जो वैल्यू यूज़ करती हूँ वो ट्रायंगल बनाकर मैंने आप लोग को इससे पहले भी बताया, जब हम लोग लीनियर इंटरपोलेशन करेंगे तो 0.615 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 0.138 मिलेगी। ये आया अल्फ़ा सी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, आपका इम्पोज लोड डिवाइड बाय डेड लोड के करस्पॉन्डिंग। तो देखिए अल्फ़ा सी वैल्यू आ गया 0.138 और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आया था 2.44। तो अल्फ़ा सी की वैल्यू ज़्यादा है अल्फ़ा सी मिनिमम से, यानी इम्पोज लोड डिवाइड बाय डेड लोड के हिसाब से हम सेफ कंडीशन में हैं। दूसरा जो आप लोगों को देखना है वो क्या है, अल्फ़ा सी की वैल्यू आपको L2/L1 रेशियो से करस्पॉन्डिंग जो अल्फ़ा सी मिनिमम है उससे भी चेक करना होता है। तो L2/L1, यहाँ पर L1 L2 दोनों सेम हैं तो हमें इसमें डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों सेम नहीं होते, रेक्टेंगुलर पैनल होता तो L1 वो लेंथ होती है जिसकी साइड हम काम कर रहे होते हैं और L2 उसके अपोजिट डायरेक्शन वाली लेंथ होती है। हमें दोनों के लिए चेक करना पड़ता है, डबल काम हो जाता है रेक्टेंगुलर में, ठीक है। तो अभी के लिए दोनों सेम है यानी रेशियो की वैल्यू आ गई 1। अब टेबल नंबर 56 में जाइए और पेज नंबर 56 में जाइए IS कोड में, टेबल नंबर 17 पे L2/L1 इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा सी मिनिमम की वैल्यू देखिए, वो वैल्यू 0.7 होगी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के साथ उसका फ़ोटो शेयर करती हूँ, तब आप लोगों को ये समझ में आएगा कि कहाँ से वैल्यू ली जा रही है, ठीक है। ठीक, ये देखिए L2/L1 की जो वैल्यू हमारी आई थी वो 1 आई थी, 1। तो इस 1 के करस्पॉन्डिंग जो अल्फ़ा सी मिनिमम की वैल्यू है वो क्या है 0.7 है और यही वैल्यू हम यूज़ कर रहे थे। मान लीजिए कोई और रेशियो आता तो उसे भी उसका वैल्यू भी हम यहीं से देखते, अगर इन वैल्यूज़ में अवेलेबल होता तो ठीक है, नहीं तो वो दो वैल्यूज़ जिनके बीच उनकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी उनको लेते हैं, फिर लीनियर इंटरपोलेशन करके वैल्यू हम लोग अल्फ़ा सी मिनिमम की फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो 0.7 जो ऑलरेडी गिवन है, ठीक। वापस लौटते हैं अपने उस पर, ठीक। अब देखिए अल्फ़ा सी मिनिमम की वैल्यू 0.7 आ गई। अब हमें फिर से चेक करना पड़ेगा कि क्या ये अल्फ़ा सी मिनिमम जो है वो अल्फ़ा से कम है कि नहीं है। तो अल्फ़ा सी मिनिमम की वैल्यू 0.7 और अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपकी 2.44, यानी अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो भी ज़्यादा है अल्फ़ा सी मिनिमम L2/L1 रेशियो से जो आया है उसके लिए। तो दोनों क्राइटेरिया में ये सेफ़ है, यानी हमें कोई भी करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सेफ़ नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालना पड़ता है और उस मॉडिफिकेशन फैक्टर का हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, हमें मोमेंट में उसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हमें करेक्शन निकालना होता तो हमें पेज नंबर देखिए IS कोड में पेज नंबर 56 पे
क्लॉज नंबर 31.4.6 में बीटा एस की वैल्यू गिवन है, बीटा एस की वैल्यू गिवन है, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं उस फॉर्मूले को और वैल्यू जो है कैलकुलेट करते हैं। अल्फ़ा सी की वैल्यू तो कैलकुलेट हो चुकी है, अल्फ़ा सी मिनिमम वो होता जिसके लिए अनसेफ आया है वो वैल्यू यूज़ करते, और डब्ल्यू डी जो है वो डेड लोड है और डब्ल्यू एल जो है वो लाइव लोड है। जो आप लोगों को डेड लोड, लाइव लोड यानी इम्पोज लोड और डेड लोड जो है वही वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं, और सो बीटा एस की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसको हम लोग मोमेंट में उतना करेक्शन अप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, तो ये पैटर्न लोडिंग के लिए पैटर्न लोडिंग के लिए ये सेफ़ है, यानी हमें कोई करेक्शन नहीं देना है। जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आपका है साइज़ ऑफ कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप कैलकुलेट करना है, लेंथ और उसका विड्थ कैलकुलेट करना। इसके बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन हमने तब किया था जब हमने रूल्स रेगुलेशन आपको बताए थे। एक बार फिर से इनका शॉर्ट में इसके लिए आप रूल्स रेगुलेशन जान लीजिए। वो क्या होता है कि एक चीज़ मैं भूल गई, मैंने आपको अल्फ़ा सी और अल्फ़ा सी मिनिमम की वैल्यू के लिए समराइज़ नहीं किया, उसकी वैल्यू भी देख लीजिए। हमें अल्फ़ा सी की वैल्यू निकालनी होती है। अल्फ़ा सी इक्वल टू होता है सिग्मा ऑफ के सी डिवाइड बाई के एस, मतलब कि हम लोग फ्लेक्सिबल स्टिफनेस निकालते हैं कॉलम की, दोनों कॉलम के लिए, और फिर स्लैब की, और उनका रेशियो कर लेते हैं। जब कॉलम के लिए निकालते हैं तो अगर रेक्टेंगुलर है तो बी डी क्यू बाई 12, स्क्वायर है तो डी की पावर 4/12, और अगर सर्कल है तो सर्कल के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है π/64 डी टू द पावर 4, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करके आई की वैल्यू निकालते हैं। और एल इफेक्टिव के लिए हमें टोटल हाइट पता होनी चाहिए, जिसे हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं, और चूंकि ये जो केस होता है उसमें जो वैल्यू एल इफेक्टिव की आ रही होती है वो 1.2 टाइम्स ऑफ एल आ रही होती है, तो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करके 1.2 टाइम्स का एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 4EI/L फॉर्मूला यूज़ करते हैं और अल्फ़ा सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हम लोग सिग्मा करते हैं तो चूंकि एक पैनल को जब हम लोग एक साइड से देखेंगे तो उसमें 2 कॉलम दिखाई देते हैं। क्योंकि अभी के केस में या लगभग सारे केसेस में दोनों कॉलम का साइज़ जो है वो सेम होता है, तो हमें सिंपली क्या करना होता है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना होता है। अगर दोनों का साइज़ अलग अलग होगा तो हमें अलग अलग दोनों का केसी की वैल्यू निकालनी होगी और उसे प्लस करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको केएस की वैल्यू निकालनी होती है। केएस की वैल्यू यानी स्लैब का फ्लेक्सुरल स्टिफनेस, उसके लिए आपको एक सेक्शन लेना होता है। उस सेक्शन में बी यानी टोटल उसका जो विड्थ होता है, डी यानी डेप्थ होता है, टोटल डेप्थ यहाँ पर लिया जाएगा, और जो पीछे जो उसका डिस्टेंस दिख रहा होता है वो L2 जो हम लोग लेंगे उसको हम लोग L मान लेते हैं, और फिर उससे भी BD³/12 से, इसके लिए तो एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा, BD³/12 से आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और एल इफेक्टिव आप लोगों को पता है। तब हम लोग अल्फ़ा सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर हम लोग अल्फ़ा सी मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दोनों क्राइटेरिया से, इम्पोज्ड लोड डिवाइड बाई डेड लोड क्राइटेरिया से अल्फ़ा सी मिनिमम, और L2/L1 क्राइटेरिया से भी अल्फ़ा सी मिनिमम। अगर आपका जो अल्फ़ा सी आया है वो अल्फ़ा सी मिनिमम से ज़्यादा है तो आपको कोई करेक्शन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा हमारा प्रेजेंट केस में है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए बीटा एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और बीटा एस का जो फॉर्मूला गिवन है उसमें डेड लोड आपको पता है, लाइव लोड आपको पता है, अल्फ़ा सी आपको पता है, अल्फ़ा सी मिनिमम आपको पता है, तो बीटा एस की वैल्यू निकल आएगी। और फिर बीटा एस की वैल्यू निकाल के जो करेक्शन फैक्टर आएगा उस करेक्शन फैक्टर को आप उसके उस करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग मोमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना ही करेक्शन अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट जो आपको करना है वो आपको कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप का साइज़ कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको इससे पहले भी मैंने बताया है कि क्या होता है जब हम लोग साइज़ देखते हैं तो जो पैनल होता है उसमें 2 डायरेक्शन मानते हैं, L1 और L2। जब हम लोग डेप्थ कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने L1 और L2 में से जो हायर L था उसको यूज़ किया था, लेकिन जब हम लोग कॉलम स्ट्रिप का विड्थ कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो L1 और L2 में से जो कम L होता है उसे हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि अभी स्क्वायर पैनल है इसलिए हमें दोनों डायरेक्शंस बराबर मिल रही हैं, मतलब L/4 जो है विड्थ जो है वो कॉलम स्ट्रिप के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। L/4 एक साइड, L/4 दूसरी साइड,
ठीक। अब बीच का जितना पार्ट बचता है यानी L/2 बचेगा, तो L/2 जो है वो हमारा मिडिल स्ट्रिप के लिए हो जाता है। ये काम हम दोनों डायरेक्शन के लिए करेंगे, ठीक, दोनों डायरेक्शन के लिए करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होता है, 25 टाइम्स ऑफ L1 या फिर 0.25 टाइम्स ऑफ L1 या फिर 0.25 टाइम्स ऑफ L2, जो दोनों में से जो कम होता है उसको हम लोग कॉलम स्ट्रिप की थिकनेस के रूप में कंसीडर करते हैं। और ये जो बताया जा रहा है रूल, ये पेज नंबर 53 में क्लॉज नंबर 31.1.1 के ए पार्ट पर गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की वो आ गई 1250 mm। तो मिडिल स्ट्रिप का थिकनेस क्यों बचा, एक साइड 1250 mm, दूसरी साइड 1250 mm, जो कि ग्रीन से इंडिकेट किया गया है। दोनों डायरेक्शंस को माइनस किया और दोनों में से माइनस करने पर जो वैल्यू आई वो आई 2500, ये मिडिल स्ट्रिप होगा। और देखिए ये दोनों डायरेक्शन के लिए है, इस चीज़ को देखना आपको समझना पड़ेगा। देखिए जब आप एक डायरेक्शन पे काम करेंगे तो ये डायरेक्शन हुआ, ये डायरेक्शन हुआ, ये पूरा कॉलम स्ट्रिप आया, ठीक है। और बीच में जो बचा, बीच में जो पार्ट बचा वो ये हमारा मिडिल स्ट्रिप आया। जब हमने दूसरी डायरेक्शन के लिए काम किया तो ये देखिए, जब हम लोग दूसरी डायरेक्शन के लिए काम किया हमने, तो ये हमारा कॉलम स्ट्रिप आया, ये और ये हमारा मिडिल स्ट्रिप आया, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शंस को हम लोग एक साथ ही कंसीडर करते हैं। तो अभी के लिए इतना ठीक है। बाकी इसके आगे जो है हमें जो नेक्स्ट स्टेप कंसीडर करना है वो हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे सभी स्ट्रिप्स में। इसके बाद हम लोग रेनफोर्समेंट देंगे, स्पेसिंग के लिए चेक करेंगे और डायग्राम बनाएंगे, इसका डिटेलिंग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग सही ढंग से देख लीजिए। अगर कोई इसमें आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोगों को दोबारा उस चीज़ को बता दूँगी, ठीक है। थैंक यू।